अच्छा, तो स्टूडेंट मैं आपको अनम्यूट करने के बाद स्क्रीन शेयर करता हूँ और ये मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर कर दी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है क्वार्टाइल्स एंड ओगिव। आप लोगों को सारों को पता था कि इसके पहले हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स के बारे में बात कर रहे थे, जिसमें हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात की, हिस्टोग्राम बनाई, बार चार्ट बनाया। इसके बाद हमने पाई चार्ट बनाया। पाई चार्ट इज मोस्ट इंटरेस्टिंग इन फैक्ट। तो आज हमारा टॉपिक है क्वार्टाइल्स एंड द ओगिव। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है, क्वार्टाइल्स, क्वार्टर से निकला है, 4 हिस्से करना। तो क्वार्टाइल्स का मतलब एक हिस्सा को, एक डेटा को मुख्तलिफ सेक्शंस में डिवाइड करना। तो आज हम क्वार्टाइल्स के बारे में सीखेंगे। आपको इंटरेस्टिंग ये बात पता चलूँ कि आपने इससे पहले स्कूल मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में मीडियन का लफ्ज़ सुना हुआ। तो मीडियन भी सेकंड क्वार्टाइल इसको कहते हैं। तो क्वार्टाइल मीडियन से बड़ा लफ्ज़ है, जनरल लफ्ज़ है। 3 तरह के क्वार्टाइल्स होते हैं हमारे पास। हम इनको Q1, Q2 और Q3 से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या फिर हम इसे कहते हैं फर्स्ट क्वार्टाइल, सेकंड क्वार्टाइल, थर्ड क्वार्टाइल, या फिर हम इसे कहते हैं लोअर क्वार्टाइल, मीडियन, अपर क्वार्टाइल। तो 3 तरह के हमारे पास ये वाले क्वार्टाइल्स होते हैं। लेकिन हम इससे सबसे पहले कहता है कि लेटर इन दिस वर्कबुक वी शैल बी लुकिंग एट द स्टैटिस्टिक्स derived फ्रॉम डेटा विच आर प्लेस्ड इन रैंक ऑर्डर। रैंक ऑर्डर का मतलब ये होता है कि हम डेटा को सबसे पहले ऑर्डर में करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर या फिर असेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि सबसे छोटी वैल्यू पहले रखी, फिर उसे बड़ी, फिर उसे बड़ी, फिर उसे बड़ी, और डेटा को अरेंज करना है सबसे पहले। तो रैंक ऑर्डर, इसके लिए मैंने लफ्ज यूज किया। रैंकिंग डेटा सिंपली मीन्स दैट डेटा आर प्लेस्ड इन ऑर्डर फ्रॉम द हाईएस्ट टू द लोएस्ट और फ्रॉम द लोएस्ट टू द हाईएस्ट। वही बात हुई कि छोटी वैल्यू से लेकर बड़ी वैल्यू तरफ जाना या बड़ी से छोटी तरफ। तो आपने सबसे पहले डेटा की एक रैंकिंग करनी है, ऑर्डरिंग करनी है। 3 important statistics can be derived from rank data. These are the median, the lower quartile, and the upper quartile. As you will see, the OGIV or cumulative frequency curve इसे कहते हैं। OGIV को एक्चुअली cumulative frequency कहते हैं। थोड़ा आगे जाके मैं बताता हूँ कि cumulative frequency से क्या मुराद है। Enables to find these statistics for large data sets. The definition of 3 statistics are given below. Median तो आप सारे जानते हैं। तो ये देखें, मीडियन आपके पास है, दिस इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। ये एग्जैक्टली सेंटर में होती है। डेटा के सेंटर में जो वैल्यू लाई करती है कहते हैं एग्जैक्टली द मीडियन। दिस इज द सेंट्रल वैल्यू ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। It should be noted that if data set contains an even number of values, the median is defined as the average value of the middle pair. बड़ी इंटरेस्टिंग लाइन है, आप लोगों को नोट भी करनी चाहिए। अगर फॉर एग्जांपल मेरे पास ना डेटा है 5, डेटा की टोटल वैल्यूज 5 हैं, तो हम इसको अरेंज करेंगे तो जो थर्ड वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, क्योंकि उससे पीछे भी 2 हैं, उससे आगे भी 2 हैं। अब 7 वैल्यूज अगर हैं टोटल, अरेंज करने के बाद जो 5th वैल्यू होगी वो मीडियन होगी, ठीक है। और उसमें 2 और 2 छोड़ देंगे। अगर वैल्यूज 9 है तो फिर आपने क्या करना है, 3 और 3 छोड़ देने हैं। 3 पहली वैल्यू छोड़ देनी, 3 आखिरी वैल्यू छोड़ देनी है। फिर 4 4 वैल्यूज छोड़नी है आपने, तो सेंटर में 1 बचेगी। 11 है तो 5 5 छोड़ देंगे, मतलब 5 पहली वैल्यूज, 5 लास्ट वैल्यूज, दरमियान में 1। लेकिन मसला तब आता है जब इवन आ जाए। फॉर एग्जाम्पल 6 वैल्यूज है, तो आप क्या करेंगे, 2 पहली छोड़ दी, 2 आखिरी छोड़ दी, दरमियान में 2 बची, दोनों की एवरेज ले लेंगे। एवरेज का मतलब दोनों को जमा करके 2 पे डिवाइड कर दें। अंडरस्टैंड? तो मीडियन जब डेटा ऑड होगा तो फिर आपने क्या करना है, वो एग्जैक्ट सेंटर में होगा, वो एग्जैक्ट सेंटर में होगा। लेकिन जब भी डेटा इवन होगा तो फिर सेंटर में 2 वैल्यूज बचेंगी, दोनों की एवरेज ले लेंगे, वो मीडियन होगा। आए लोअर क्वार्टाइल। लोअर क्वार्टाइल ये मीडियन से भी पहले होता है। दिस इज द लीस्ट नंबर इन विच 25% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन बिलो इट आर इक्वल टू इट। मैंने बताया कि मीडियन क्या होता है, 50% समझ लें। 50% वैल्यूज इससे पीछे होती हैं, 50% वैल्यूज आगे होती हैं। लोअर क्वार्टाइल वो वैल्यू जिसमें 50 जो 25% आगे होता है, मतलब उससे पीछे 25 वैल्यूज होती हैं, और उससे पीछे 25 होती हैं और आगे 75। और अपर क्वार्टाइल में 75 वैल्यूज आगे होती हैं। मींस
कि ये it is the greatest number which has 25% distribution above it or equal to it. ये थोड़ा सा इनमें कंफ्यूज ना हो कि लोअर क्वार्टाइल क्या होता है, इससे पीछे 25% होती है और अपर क्वार्टाइल इससे आगे 25% होती है। यूं समझ लें लोअर क्वार्टाइल 25% वैल्यूज को कवर करता है, मीडियन 50% को और अपर क्वार्टाइल 75% को। उम्मीद करता हूँ ये बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन मैं दोबारा, मुझे दिल कर रहा है कि मैं एक्सप्लेन करूं अगर किसी स्टूडेंट को अभी तक समझ नहीं आई। मीडियन एग्जैक्ट सेंटर में वैल्यू, सेंटर में वैल्यू का मतलब होता है कि 50% पहले हैं 50% आगे हैं। लोअर क्वार्टाइल ये समझ लें आपके पास इससे पीछे 25% होती हैं वैल्यूज, 25% इसके पीछे वैल्यूज होती हैं। 1/4 होता है ना, 25/100 का मतलब 1/4 होता है, तो ये दिस इज 1/4 पार्ट ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। और अपर क्वार्टाइल ये समझ लें 3/4 होता है, तो इससे आगे सिर्फ 25% होती हैं। 25-25 के अगर हम 4 हिस्से बनाएं तो फर्स्ट 25 पे Q1 आएगा, अगले 25 मींस 50 पे Q2 आएगा और अगले 25 मतलब 75 पे Q3 आएगा। आगे चलते हैं हम। ये देखें मैंने आपके लिए एग्जांपल रखी है। फ्रॉम द सिंपल सेट ऑफ डेटा, ये मेरे पास डेटा है 1.2, 3, 2.5, 5.1, 3.5, 4.1, 3.1 एंड 2.4। तो मैं इसको सबसे पहले अरेंज करता हूँ। अरेंज करने के अगेन दो तरीके हैं, या तो आप लोएस्ट से हाईएस्ट कर सकते हैं या हाईएस्ट से लोएस्ट। तो मैंने यहाँ हाईएस्ट से लोएस्ट की तरफ किया, 5.1 पहले रखा, 4.1 रखा, 3.5 रखा, 3.1 रखा, फिर 3.0, 2.5, 2.4 और 1.2। ये टोटल होगी 8 वैल्यूज। अब जिसका मीडियन होगा, मीडियन में हम ये करेंगे, मीडियन में हम ये करेंगे कि ये पहली 3 छोड़ देंगे, ये पहली 3 छोड़ दी और आखिरी 3 भी छोड़ दी और आखिरी 3 भी मैंने छोड़ दी, तो पीछे बची 2 वैल्यूज। इन दो का हम ले लेंगे एवरेज, इन दो का हम ले लेंगे एवरेज। तो एवरेज लिया तो मीडियन ये आ गया 3.05। दिस इज द मीडियन। आगे चलते हैं लोअर क्वार्टाइल एंड अपर क्वार्टाइल कैसे निकालेंगे। तो लोअर क्वार्टाइल इसका बनता है 2.4, 2.4 लोअर क्वार्टाइल, ये इस तरफ से, क्योंकि लोअर क्वार्टाइल यहाँ पे होगा एग्जैक्टली। आपने हमेशा फ्रॉम द लीस्ट वैल्यू शुरू करना है। और अपर क्वार्टाइल इसका होगा 4.1, 4.1। आगे देखते हैं कि इसको कैसे मैंने कैलकुलेट किया है। जिस तरह मीडियन के लिए फार्मूला है, बिल्कुल उसी तरह लोअर क्वार्टाइल के भी लिए भी वैसा ही फार्मूला है। तो आए चेक करते हैं। एक टास्क मैंने आपके लिखा है, फाइंड द मीडियन लोअर क्वार्टाइल एंड द अपर क्वार्टाइल फॉर द डेटा सेट। तो ये डेटा सेट है, इसमें थोड़ी वैल्यू ज़्यादा है, मैंने इसको सॉल्व भी किया है आपके टास्क के बजाय। वैसे आप खुद सॉल्व करना और देखें ये लोअर क्वार्टाइल। तो लोअर क्वार्टाइल आपके पास है, ये देखें, इसको जब हम करेंगे, ये लकीली ये अरेंज्ड डेटा है। तो अब इसमें वैल्यूज कितनी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 वैल्यूज हैं इसमें। सबसे पहले आपको मीडियन डिसाइड करने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए कि ये 4 वैल्यूज मैंने छोड़ दी यहाँ तक, ये 4, 1, 2, 3, 4 वैल्यूज छोड़ी, यहाँ तक बनती है, ये यहाँ तक बनती है, ये आपके पास 4 वैल्यूज छोड़ दी मैंने। फिर आप ये 4 वैल्यूज छोड़ेंगे तो ये देखें आपके पास बनता है सिर्फ 3, एक वैल्यू, तो पीडी का 3 है। अब लोअर क्वार्टाइल की बात की जाए, देखें आपके पास लोअर क्वार्टाइल ये आपके पास आता है 1.2 प्लस 1.4 डिवाइडेड बाय 2, 1.2 प्लस 2.4 डिवाइडेड बाय 2, दिस इज 1.8। और अपर क्वार्टाइल आपके पास आता है 4.1 प्लस 3.5 डिवाइडेड बाय 2, so this is equal to 3.8। मीडियन यहाँ पे देखें कैलकुलेट करना आसान है, बट डिसाइडिंग ऑन द वैल्यूज ऑफ अपर एंड लोअर क्वार्टाइल्स इज लिटिल बिट डिफरेंट। मैं अभी जानबूझ के आपको वो ट्रिक नहीं बता रहा कि ये मैं कैसे निकाल रहा हूँ। तो आपको देखा है, अपने फॉरन डेटा को देखते हुए आप मीडियन तो फॉरन से निकाल लेते हैं, लेकिन अपर और लोअर क्वार्टाइल निकालने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। आए जरा आगे चलते हैं, थोड़ा सा कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की तरफ चलते हैं। In this case of large distribution, the quantities can be approximated by using cumulative frequency or OGIF. The cumulative frequency distribution for the distribution of 5 to 30 students, ये मैंने एक डेटा सा लिखा हुआ है, ये भी एक फ्रीक्वेंसी टेबल ही है।
डेटा को रिप्रेजेंट करने का एक स्टाइल है। 149.5 से लेस वैल्यू 0 हैं, 155.5 से लेस देन वैल्यू 2 हैं। तो ये एक मुख्तलिफ तरीके हैं इनको लिखने के। जैसे मैंने लिखा था कि 150 से 154, 155 से 159, फिर हमने आगे भी देखा तो ये भी एक तरीका है। 149.5 से लेस वैल्यूज, 144.5, 54.5 से लेस वैल्यूज, 159.5 से लेस वैल्यूज, 164.5 से लेस वैल्यूज। तो ये हमारे पास एक कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी बनती है। इसमें होता ये है कि ये मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज को एकोमुलेशन करके हम इसको हल टेबल बनाते हैं। To plot ogive or cumulative frequency curve, we plot the heights of the horizontal axis to the vertical axis। तो मैंने ये आपके सामने एक horizontal axis में heights रखी, vertical axis में cumulative frequency रखी। ये एक मेरे पास कर्व सी बनी, ये प्लॉटिंग जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। तो अब मैंने कहा था मीडियन एग्जैक्ट सेंटर में होगा, तो ये इस कर्व का यहाँ पे मीडियन लाई कर रहा है। दिस इज द मीडियन। लोअर क्वार्टाइल मीडियन से पीछे होता है, तो ये तकरीबन 25% वैल्यूज को कवर करता है। तो ये आपके पास इसका लोअर क्वार्टाइल है और ये इसका अभी अपर क्वार्टाइल। अभी हम जनरली बात कर रहे हैं कि एल नॉट लोअर क्वार्टाइल है, मीडियन, और यू नॉट अपर क्वार्टाइल। तो ओगिव इन जनरल जो होती है ना, वो एस शेप्ड कर्व होती है। ये अभी थोड़ी सी अगर आप देखें तो ये एस बन ही रही है, तो ये एस शेप्ड कर्व होती है, याद रखना। The three statistics defined above can be read off the diagram is indicated. For data given the heights of 30 students, the three statistics are defined as ये तीन statistics हैं। ये देखें जरा। Median, this is the average of 15th and 16th values. This is the average of 15th and 16th value, that is 170.4। अगर आप ये डेटा देखें तो ये आपके पास है। तो ये आपके पास इसकी 15th to 16th वैल्यू आ रही है इसमें 169.5, और आपके पास आ रहा है ये वाला 16th वैल्यू 170.5, 170.4। सिंस वी हैव एन इवन नंबर ऑफ डेटा। इवन नंबर मैंने कहा था कि जैसे हम एवरेज लेते हैं तो क्योंकि टोटल स्टूडेंट 30 थे ना, इस वजह से ये 15th और 16th थे। 30 स्टूडेंट्स हैं तो समझ ले हमने 14 छोड़े हैं। ठीक है, 30 स्टूडेंट्स थे तो हमने पहले 14 स्टूडेंट्स छोड़ दिए, आखिरी 14 स्टूडेंट छोड़ दिए, तो 28 स्टूडेंट्स लीव किए हैं, बीच में 2 बचे हैं 15th और 16th। तो ये आंसर है 170.4। अब लोअर क्वार्टाइल जैसे मैंने बताया था आपको 25% ऑफ 30, तो आप आराम से 25% ऑफ 30 कैलकुलेट कर लें, वो बनता है 7.5। 7.5 का मतलब ये हुआ कि ये आपके पास 7th और 8th टर्म के दरमियान लाई करेगा। अब आपको ये टोटका समझ आ गया है, जिससे मैं लोअर क्वार्टाइल निकाल रहा हूँ। तो लोअर क्वार्टाइल निकालने का मतलब क्या है, अब 25% ले लें टोटल वैल्यूज का, समझ आ गई बात। मीडियन 50% ले लें टोटल वैल्यूज का, और अपर क्वार्टाइल 75% ले लें टोटल वैल्यूज का। तो इस तरह हम मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी ये देखिए पॉइंट्स में आ गया, तो जब कभी भी ये पॉइंट्स में आएगा 7.5 का मतलब ये है कि ये 7वीं और 8वीं टर्म के दरमियान लाई करेगा। तो हम 7वीं और 8वीं वैल्यूज को जमा कर देंगे और 2 पे डिवाइड कर देंगे। अंडरस्टैंड? तो कहता है कि 7 and 8 वैल्यूज रीड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन टू हैव 25% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन लेस देन और इक्वल टू 8। आगे देखें 75% ऑफ 30, ये था 22.5। अब ना तो ये 22nd टर्म है, ना ये 23rd टर्म है, बल्कि दरमियान लाई करेगा। तो हम इसकी भी एवरेज वैल्यू ले लेंगे। किसकी? 22nd टर्म वैल्यू और 23rd, मतलब जो 22वें नंबर पे वैल्यू पड़ी हुई है और ये 23वें नंबर पे वैल्यू पड़ी है, उन दोनों का एवरेज हो जाएगा। तो इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे। मैं अब जरा ऊपर चलता हूँ, आपको बताता हूँ कि ये मैंने पिछली एग्जाम्पल में कैसे कैलकुलेट किए थे। उस वक्त तो मैं जल्दी से आगे आ गया था। मीडियन के लिए तो डायरेक्ट तरीका है कि क्या देखें, इसके लिए अगर हम मीडियन निकालते हैं तो, या फिर आप इससे भी पहले इस एग्जांपल पे आ जाए। देखें हम मीडियन निकालते हैं। कितनी वैल्यूज थी? 8। 4 कितनी छोड़नी है? 3 छोड़नी है। तो ये हमने 3 छोड़ी और ये 3 छोड़ी, बीच में 2 बची, ये 2 वैल्यू बची हैं पहली 3 और आखिरी 3 छोड़ने के बाद। तो हमारे पास इसका एवरेज वैल्यू मीडियन आ गई।
लेकिन लोअर क्वार्टाइल टोटल वैल्यू कितनी थी 1 2 3 4 5 6 7 8, हम इसका 25% ले लेते हैं 8 का। 25% जब 8 का लेंगे तो ये बनता है 2, कितना बनता है 2, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सेकंड वैल्यू दिस इज लोअर क्वार्टाइल, दिस इज लोअर क्वार्टाइल, तो मैंने लोअर क्वार्टाइल रखा 2.4। अब आए 75%, 75% जो बनता है वो बनता है इसका आई थिंक टू सिक्स्थ वैल्यू। तो देखें 1 2 3 4 5 6 वैल्यू बनता है। बहरहाल आप कैलकुलेट कर लें 75/100 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 8, ये 7, हाँ 7th वैल्यू बनती है। आप कैलकुलेट कर लें 75% ऑफ 8, उससे आपको इसकी वैल्यू मिल जाएगी। ये मेरे ख्याल में 6 आना चाहिए, 1 2 3 4 5 और 6, ये वैल्यू आनी चाहिए। यहाँ मुझे लगता है मिस्टेक हो गई, यहाँ 4.1 नहीं आना चाहिए बल्कि ये वैल्यूज आनी चाहिए। ओके, बहरहाल 75% आप कैलकुलेट कर लें इसका, तो मुझे भी बताएं कि ये एक्यूरेट आता नहीं आता। अभी इसको भी देख लेते हैं। अभी देखें इसमें वैल्यूज हैं टोटल 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ 9 वैल्यूज हैं। तो अब मीडियन तो आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 छोड़नी है भाई, ये 4 छोड़ी और ये 4 छोड़ दी, तो दिस इज द मीडियन, दिस इज द मीडियन एग्जैक्टली एट सेंटर ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। लोअर क्वार्टाइल 9 वैल्यूज हैं। अब जब कभी वैल्यूज ऑड आएंगी तो मीडियन एग्जैक्ट सेंटर में आएगा, और लोअर क्वार्टाइल अपर क्वार्टाइल इवन वो उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा, क्योंकि वो 25% का मतलब 1/4। तो आप डेटा को 9 वैल्यूज हैं 4 पे डिवाइड कर दें। अब जब भी 9 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आएगा आपके पास 2.5 जी। तो ये सेकंड और थर्ड टर्म के दरमियान लाई करेगा। तो हम इन दोनों का इसलिए यहाँ पे एवरेज ली थी। अब समझ आई बात आपको जी। तो इसके लिए आप 75% लेंगे तो ये इन दोनों के दरमियान आएगी, 3.5 और 4.1 के दरमियान, तो इसका एवरेज ले लेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आ गया होगा। अपर कर्टाइल, लोअर कर्टाइल और मीडियम। तो अभी तक डियर स्टूडेंट्स हमने 3 चीज़ें आज देखी हैं, 3 चीज़ें, मीडियन, लोअर कर्टाइल और अपर कर्टाइल, और थोड़ा सा ऑगिव के बारे में देखा है। ऑगिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी और आपका उसका है ग्राफ जो कि ऑलमोस्ट एस शेप में होता है। अब मीडियन को हम या इनको हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी भी कहते हैं। आगे जाके हम पढ़ेंगे, जैसे मैंने बताया था आपको एवरेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। एवरेज मुख्तलिफ किस्म की होती है, बल्कि मैं अगर कहूँ तो ये 5 या 6 किस्म की होती है एवरेज, जिसमें से अर्थमेटिक मीन पहला है, मीडियन दूसरा है, मोड तीसरा है, हार्मोनिक मीन चौथा है, ज्योमेट्रिक मीन पांचवा है। तो इन सारों को हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसीज भी कहते हैं कि ये हमेशा डेटा के सेंटर में लाई करती हैं। तो अभी आपने देखा कि मीडियन, लोअर क्वार्टाइल और अपर क्वार्टाइल ये जितने भी हैं ये पोजीशन और लोकेशन पे डिपेंड करते हैं। सॉरी, आई एम गोइंग टू टेक वाटर, सम वाटर। लोकेशन एंड सेपरेट। अब इनकी लोकेशन आप देखिए और फिर ये बताते हैं कि डेटा कितना सेपरेट हो रहा है। सो दैट इज आल्सो वेरी इंटरेस्टिंग topic. Let's see. Very often we can summarize a distribution by specifying 2 values which measure the location or mean value of the distribution, and dispersion or separate of the distribution about its mean. You will see later, हम जरा नीचे जाके देखेंगे, that not all distribution can be adequately represented by simply measuring location and separate. The shape of distribution is also fundamentally important. Assume for a purpose this section that distribution is reasonably symmetric and roughly follow the bell-shaped distribution illustrated below. एक्चुअली हम थोड़ा सा लोकेशन और डेटा के सेपरेशन, सेपरेट होने की बात करें, डेटा किस तरह सेपरेट होता है। तो मुख्तलिफ तरह के डेटा की सेपरेशंस हैं, हम थोड़ा सा आगे जाके पढ़ते हैं। इसमें एक अपने नाम
सुना होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड डेविएशन अबाउट मीन, इस तरह के लफ्ज आपने सुने होंगे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है डेविएट कर जाना, दूर हो जाना। तो डेविएशन, सेपरेट, ये सारे लफ्ज एक ही मीनिंग रखते हैं। ये खास किस्म की हम देख रहे हैं एक डेटा की, इस हर डेटा की डायग्राम इस तरह की होती है, आप ये याद रखना। लेकिन कुछ डेटा की डायग्राम इस तरह की भी होती है, मतलब उनका ग्राफ इस तरह बनता है। हम देखेंगे आगे जाके कि किस तरह का कौन कौन सा डेटा जो इस शेप का ग्राफ बनता है। अगेन रिपीट कर रहा हूं मैं आप लोगों के लिए बात कि हर फ्रीक्वेंसी टेबल का ग्राफ इस तरह नहीं होता, लेकिन कुछ का इस तरह का होता भी है। तो ये कैसे बनाएं, अभी थोड़ा इस पर डिस्कस पहले करेंगे। इस खास तरह की ग्राफ को, जैसे मैंने कहा होगी एस शेप्ड होती है, एस शेप्ड होती है। इसी तरह आपको याद रखना है कि ये जो ग्राफ है इसको कहते हैं बेल शेप्ड। बेल शेप का मतलब ये होता है कि यहाँ देखें ना, ये एक्सिस को छू रही है और छू के ये बिल्कुल हम यहाँ मैक्सिमम जाती है और फिर ये डिक्रीज होती 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 और फिर एक्सिस को छू जाती है। अब यहाँ से भी आए पीक पे जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, तो इसको बेल शेप्ड कहते हैं। अच्छा सॉरी, तो बेल शेप डेटा है इसमें, ये सेंटर में जो है ना, इस डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी इधर कहीं होता है, मीडियन भी इधर कहीं होता है, मोड भी इधर ही कहीं होता है। ये जो पीक है ना इसकी, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है इस डेटा की। कहते हैं इन ऑर्डर टू समराइज a distribution as briefly as possible we shall attempt to measure the center or location of the distribution। सबसे पहले कहता है कि इस डेटा को डिस्ट्रीब्यूशन को समराइज करने के लिए हमारी कोशिश यही होती है कि हम सेंट्रल पोजीशन निकाल लें। अब अगर आप गौर करें तो ये जो हम पाया है, ये जो इसकी पीकनेस आई है, ये एग्जैक्टली सेंटर में। पॉइंट समझ नहीं होंगे आप, ये एग्जैक्टली इसको हम सेंट्रल लोकेशन भी कह सकते हैं। मीडियन तो एग्जैक्टली समझ लेना यहाँ पे होगा, मीडियन एग्जैक्टली समझ लें यहाँ पे होगा सेंटर में। अब मीन इधर हो सकता है और मोड इधर हो सकता है, एक ऑप्शन ये है। दूसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि मोड इधर हो और मीडियन इधर हो। तीन पॉसिबल सिचुएशन हो सकती है ना, कि मीन, मीडियन और मोड बराबर भी हो सकते हैं। दूसरा ये है कि मीन लेस देन मीडियन लेस देन मोड, और तीसरा ऑप्शन ये है कि मोड लेस देन मीडियन लेस देन मीन। अब मीडियन अगर ये है तो इसको हम कहते हैं सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन। सिमेट्रिकल का मतलब है कि अगर यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ करूं यहाँ पे, तो आधा डेटा इधर आ जाएगा, आधा डेटा इधर आ जाएगा, और दोनों का बिहेवियर सेम है, दोनों तरह से बिहेवियर सेम है। इसी को सिमेट्रिकल डेटा भी कहते हैं। सॉरी, though we shall not attempt to measure the center or location of distribution and separate or dispersion of the distribution about its center। कुछ सिंबल्स हैं, इसको हम म्यू कहते हैं, दिस इज म्यू, यू म्यू, और इसको हम कहते हैं सिग्मा, दिस इज सिग्मा, आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। अच्छा, अब ये जो सिंबल है म्यू, याद रखना ये अरिथमेटिक मीन या मीन को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो सिग्मा है ये आपके स्टैंडर्ड डेविएशन को रिप्रेजेंट करता है, या फिर पॉपुलेशन। ये एक्स बार है, ये पॉपुलेशन। अच्छा, पॉपुलेशन के बारे में भी थोड़े आगे जाके बात करेंगे कि हम हमेशा डेटा सैंपल डेटा लेते हैं। पॉपुलेशन समझ लें यूनिवर्सल डेटा, तमाम डेटा, और उसमें से हम कुछ डेटा ले लेते हैं एनालाइज करने के लिए, उसको हम कहते हैं सैंपलिंग या सैंपल डेटा। तो ये जो म्यू और सिग्मा है ये ओवरऑल डेटा के लिए होते हैं, कंप्लीट डेटा के लिए। और एक्स बार जो यहाँ पे है और ये जो एस है, ये सैंपलिंग मीन भी कहते हैं इसको, और सैंपलिंग स्टैंडर्ड डेविएशन भी कहते हैं। They used to represent the mean standard deviation of a sample taken from a population। अभी तक मैंने सिर्फ नोटेशन आपको समझाई है कि म्यू क्या होता है, दिस इज मीन ऑफ पॉपुलेशन, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ पॉपुलेशन, एक्स बार मीन ऑफ सैंपलिंग डेटा, एस मीन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ सैंपलिंग डेटा। अभी यहाँ पे मैं रुकता हूँ, आगे हम नेक्स्ट सेशन में इंशाल्लाह इसको मजीद कैरी करेंगे। अभी तक आज के लेक्चर में आपने स्टार्ट किया क्वार्टाइल्स एंड ओगिव, तो उसके बाद हमने थोड़ा सा बेल शेप्ड और ओगिव की कर्व देखी। बाकी इंशाल्लाह फिर हम
अगले सेशन में देखेंगे। अभी मैं आपके कुछ क्वेश्चंस के लिए स्क्रीन जो है शेयरिंग स्टॉप करता हूँ ताकि आपके क्वेश्चन देख सकूँ। ओके।